Hello, my dear physics loving friends. Today I am here with the video concerned with the theory of relativity. Actually, I'm trying to present the two very popular and important applications of theory of relativity, that is time dilation and twin paradox. In fact, this is mainly on the discussions made by my students in a classroom. So let's try to enjoy. But you would be having curiosity, what is theory of relativity and what is applications? So let us first have theory of relativity usually encompasses two interrelated theories by Albert Einstein, special relativity and general relativity. Special relativity applies to all physical phenomena in the absence of gravity. General relativity explains the law of gravitation and its relation to other forces of nature. It applies to the cosmological and astrophysical realm, including astronomy. The theory transformed theoretical physics and astronomy during the 20th century, superseding a 200-year-old theory of mechanics created primarily by Isaac Newton. It introduced concepts including space-time as a unified entity of space and time, relativity of simultaneity, kinematic and gravitational time dilation, and length contraction. In the field of physics, relativity improved the science of elementary particles and their fundamental interactions, along with the ushering in the nuclear age. With relativity, cosmology and astrophysics predicted extraordinary astronomical phenomena such as neutron stars, black holes, and gravitational waves. So this was a very small introduction, very small introduction of my video. Let's try to enjoy. Good luck and do support my video. This is my first ambitious video. Thanks for your love and support. Good luck. This conflict between the ideas of Newton and Maxwell can be demonstrated through another Einstein's brilliant thought experiments. Einstein ने इसी प्रॉब्लम को एक और सिचुएशन से इमेजिन किया. फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन ने एक सिचुएशन ली कि वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जहाँ पे दो लाइटनिंग बोल्ट साइमल्टेनियसली उनकी दोनों एंड्स पे दोनों साइड्स पे स्ट्राइक करे प्लेटफॉर्म को. ठीक है,
तो उनके लिए तो वो दोनों एक ही टाइम पे स्ट्राइक करेंगे बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट एक ही है। लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी अगर एक ट्रेन सामने से निकले जो कि स्पीड ऑफ लाइट निकल रही है और उसमें एक बंदा बैठा है, वो सिचुएशन एक दूसरे तरीके से देख पाएगा अगर लाइट न्यूटन के लॉज के अकॉर्डिंग है, मतलब रिलेटिव है, तो उस हिसाब से तो उस बंदे को जो लाइट की स्पीड से ट्रेन से निकल रहा है उनको वो वाली लाइटनिंग बोल्ट पहले दिखाई देगी जो उनके क्लोजर होगी रिलेटिव वेलोसिटी के। लेकिन अगर ऐसा सच है तो ये तो हमारे फंडामेंटल ट्रूथ के अगेंस्ट है कि स्पीड ऑफ लाइट इज अ कांस्टेंट। तो आइंस्टाइन काफी कंफ्यूज हुआ इस बात से, तो उसने क्या कहते हैं इस बात को समझने के लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है हमने काफी सोचा, तो फिर हमको रियलाइज हुआ कि द टू नोशंस कुड कोएग्जिस्ट विद अ स्मॉल ट्वीक इन न्यूटन्स लॉ। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने पे ऐसा हो सकता है। आइंस्टाइन सजेस्टेड दैट टाइम इटसेल्फ फॉर द मैन ऑन द ट्रेन मस्ट स्लो डाउन टू कॉम्पेंसेट फॉर द स्पीड सच दैट मैग्नीट्यूड रिमेन्स अ कांस्टेंट। मतलब जो बंदा ट्रेन में बैठा है और वो लाइट की स्पीड से जा रहा है उसके लिए टाइम थोड़ा कम धीरे गुजरेगा, तो क्या कहते हैं हम मान सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। इसकी इक्वेशन बनती है 2c इक्वल टू d अपॉन t। t को अगर मैं हाफ कर दूं तो 2 कट जाएगा तो c d बाई टी, फिर c इज द कांस्टेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। आइंस्टाइन कॉल्ड दिस एब्सर्डिटी टाइम डायलेशन। बात ये थी कि और उसमें वो भी सिचुएशन थी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, वहां पे जहाँ पे उन्होंने बेसिकली ये समझाने की कोशिश करी कि एनर्जी एंड मास आर रिप्लेसेबल टर्म्स, दोनों एक ही जैसी होती है। इसी की वजह से जब लाइट और स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट गुजरता है तो उसकी मास काफी ज्यादा हो जाता है एक्चुअल के मुकाबले। लेकिन सर ये सब तो ऑलरेडी प्रूवन थे। सर तो बेसिकली ये हुआ, ये टाइम डायलेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन करूं तो ये एक लाइट क्लॉक है। अगर ये क्लॉक एक रेस्ट वाले बंदे मतलब एक नॉर्मल इंसान जैसे आप और मैं इसको ऑब्जर्व करें तो दो पैरेलल मिरर्स लगे और उस पर सेंसर लगे होते हैं। जब ये लाइट बीम दोनों को आपस में टकराएगी तो ये सेंसर्स जो होते हैं उसको कैच कर लेते हैं कि लाइट आ रही है जा रही है, ठीक है। अगर मैं इस सिस्टम को मान लूं कि ये h है हाइट और लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है c होती है और टाइम मान लो t नॉट, तो h इज इक्वल टू c t नॉट हो गया बिकॉज क्या कहते हैं स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसी सिस्टम को अगर मैं एक रॉकेट के अंदर रख दूं जो कि स्पीड ऑफ लाइट से गुजर रही है तो वहां पे हमारे को ये सामने ऐसे सीधा सीधा ऊपर नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, हमारे को लाइट एक डायगोनल पाथ फॉलो करती दिखाई देगी। तो इसका ये मतलब है कि लाइट का डिस्टेंस बढ़ गया, ऐसा जैसे ये रेड एरोज में दिख रहा है जो इस रॉकेट में ऐसा दिखाई देगा, एक डायगोनल पाथ जाएगा क्योंकि रॉकेट भी मोशन में है। इसकी वजह से जो हमारा h था वो बढ़ गया, एक्चुअल हाइट जो एक्चुअल डिस्टेंस जो लाइट कवर कर रही है वो बढ़ गई। तो अगर मैं इसको नॉर्मल सा केस में जैसे मैंने लाइट स्पीड ऑफ लाइट को अगर मैं इंस्टेड ऑफ 3 into 10⁸ अगर मैं इसको 3 मीटर पर सेकेंड ले लूं तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं इस h को 6 ले लूं, हम स्पीड ऑफ लाइट को 3 ले रहे हैं तो हमारा टाइम नॉर्मल अंदर बैठे वाले लोगों के लिए 2 सेकंड्स हुआ, लेकिन बाहर बैठे वाले लोगों के लिए क्योंकि डबल हो गई तो 6 + 6 12 तो 4 सेकंड्स हो गया। जो लोग जैसे हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे बाहर से जिनको डायगोनल पाथ दिखेगा उनके लिए 4 सेकंड्स निकल गए, लेकिन अंदर बैठे वाले लोगों के लिए सिर्फ 2 सेकंड्स हुआ। ये डिफरेंस टाइम डायलेशन था। अगर मैं इसको एक्चुअल मैग्नीट्यूड वाली स्केल पे ले जाऊं, मतलब जहाँ पे रियल स्पेस टाइम में क्या होता है, तो एक राइट ट्रायंगल की फॉर्मेशन होगी। ये t नॉट वो टाइम है जो कि अंदर वाले लोगों के लिए गुजरा, ये t वो वाला टाइम है जो हमारे को निकला, और ये v वो वेलोसिटी जिससे रॉकेट जा रहा है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसको सॉल्व करें तो इक्वेशन ये आएगी। सर अगर मैं मान लूं कि रॉकेट के अंदर मेरे 10 साल गुजरे, मतलब t को मैंने अगर 10 से सब्स्टिट्यूट कर दिया और मैं मान लूं कि मेरे रॉकेट की वेलोसिटी हाफ द स्पीड ऑफ लाइट है तो 0.5 c हो गई। तो एक कट आके जब t नॉट सॉल्व होएगा तो आंसर आएगा 11.54 इयर्स। इसका मतलब मेरे लिए 10 इयर्स गुजरा लेकिन बाहर वाले लोगों के लिए 11.54 इयर्स गुजर गए। सर ये तो हो गया, और क्योंकि हम कहते हैं कि स्पीड रिलेटिव होती है तो इसकी वजह से इसका मतलब ये हुआ कि हमें लगा, जैसे ये एक और थ्योरी है इसी के साथ जुड़ी हुई है, इसको हम ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं।
काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बेसिकली ये कि हमारे हिसाब से उन लोगों का टाइम धीरे गुजरा, ठीक है, क्योंकि वो हमारे हिसाब से मोशन में थे, लाइट और स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से, लेकिन वो लोग तो अपने अकॉर्डिंगली रेस्ट पे है ना। अर्थ नेगेटिव डायरेक्शन मतलब उल्टी तरफ जा रही है ना एक वेलोसिटी के साथ, वो तो ऐसा ही ऑब्जर्व करेंगे ना, विच इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो उनको ऐसा लगेगा कि अर्थ मोशन में मतलब हमसे दूर जा रही है, तो उनके हिसाब से हमारा टाइम धीरे गुजर रहा है। तो अगर मैं दो ट्विन्स लूं ए और बी और दोनों को उनमें से एक को मान लो ए को मैंने स्पेस में भेज दिया, ठीक है, जब क्या कहते हैं, और मान लो यहाँ से एक प्लैनेट पे भेजा जो यहाँ से 8 लाइट ईयर्स अवे है, तो जब वो वापस लौट के आएगा ना, तो उसके हिसाब से जो दूसरा ट्विन है बी वो 12 इयर्स का होना चाहिए और जो वो खुद है वो 20 इयर्स का होगा। लेकिन ट्विन बी को ऐसा लगेगा कि वो खुद 20 इयर्स का है और लेकिन ट्विन ए 12 इयर्स का है, दोनों में 8 इयर्स का डिफरेंस दोनों को लगेगा। इसको ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इनर्शियल फ्रेम्स। न्यूटन हमेशा कहता था कि टाइम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में गुजरता है, लेकिन आइंस्टाइन ने अभी अपनी थ्योरी में ये बात प्रूव करी कि टाइम अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर कॉन्स्ट्रेंट मतलब छोटा भी होता रहता है और अपने आप को फ्लिंचिंगली चेंज करता रहता है एज इन कंपैरिजन टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। तो अगर मतलब उसका जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम स्लो हो जाएगा, इसलिए टाइम इज एन इल्यूजन। वेरी नाइस, मतलब बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया है एंड योर एक्सप्लेनेशन इज वेरी नाइस एंड मतलब इट इज वेरी मच मोटिवेशनल फॉर मी एज वेल। थैंक यू सर। इसका कॉन्सेप्ट ब्लैक होल में भी लगता है। टुवर्ड्स ब्लैक होल जब हम प्रोसीड करते हैं उसके एंड की तरफ, मतलब टुवर्ड्स द मेन ब्लैक होल, तो टाइम धीरे हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट है वो टाइम डायलेशन का, बिकॉज स्पेस टाइम में टाइम अलग चलता है, टाइम इज एन इल्यूजन। हमेशा लोग बोलते थे कि ये जो थ्योरीज है आइंस्टाइन की ये सब बकवास है, ये सब क्या कहते हैं थियोरेटिकल पार्ट है, सिर्फ सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक्चुअल में एटॉमिक क्लॉक से इसको मेजर करा गया है और उनके बीच में जो टाइम डिफरेंस आया वो एक्चुअल में उतना ही जितना टाइम डायलेशन की इक्वेशन से आना चाहिए था। तो ये वेरीफाइड है। ये कि आइंस्टाइन ने जब ये सब डिस्कवर किया तब इंटरनेट नामक कोई चीज नहीं थी, प्योरली बेस्ड ऑन हिज थॉट्स एंड हिज वर्किंग ऑफ हिज माइंड। और हम आज की दुनिया में इतना रिलायबल है इंटरनेट पे कि हमें उनकी थ्योरी समझने के लिए भी इंटरनेट यूज करना पड़ता है। What an irony, sir. अरे he was great genius, तभी तो मैं तो yes sir, हम 7 to 8% यूज करते हैं, he used 12% of his brain. मैं कहता हूँ फिजिक्स का रियल में गॉड वही है और कोई नहीं। yes sir, yes sir. फिजिक्स का नंबर 1 गॉड वही है। सर नहीं, मेरे को निकोला टेस्ला ज्यादा अच्छा लगा। नहीं, वो तो निकोला टेस्ला ज्यादा अच्छा किया, वो तो ही वाज ग्रेट। तो न्यूटन, मैक्सवेल, आइंस्टाइन सब बहुत बढ़िया है, लेकिन आइंस्टाइन की सोच बहुत अच्छी थी, बहुत इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने निकोला टेस्ला को जबरदस्त रिकॉग्नाइज किया था, तो वो तो निकोला टेस्ला वाज राइटली। आई एग्री विथ यू कभी, वो अच्छा लगता है वाला बात नहीं है, ही वाज इक्वली वेरी 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 बिग जीनियस। आई एग्री विथ यू। निकोला टेस्ला पे तो अलग अलग से मेरे पास बुक है, उनके रिसर्च पेपर का एक अलग बुक है मेरे पास। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वाज द मेन बेस। यस सर, उसी वजह से हम मून तक पहुंच पाए, क्योंकि उसके फॉर्मूला में बताया था कि हमें कितना टाइम लग सकता है किसी भी इंटरस्टेलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में।